Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with the session India 1 2019 Mathematics Set A paper solving and ये हमारा last that is final session है जिसमें हम complete कर लेंगे remaining 20 questions of the paper India 1 2019. ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं with the question number 101. बट इससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा. यू आर गेटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट helpful videos for your preparation towards upcoming ND written examination, isn't it? तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियोस को लाइक भी कर लिया करो so that it will be easier for you to get the videos on time for your proper revision, isn't it? तो अभी है हमारा 101 क्वेश्चन जो कि है प्रोबेबिलिटी से. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स कार्ड्स आर टेकन आउट विथ रिप्लेसमेंट. मतलब एक कार्ड निकाला फिर से उसमें अंदर डाला फिर से दूसरा कार्ड निकाला काइंड ऑफ दैट. सो फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स रिप्लेसमेंट हो रहा है कार्ड्स का जब हम निकाल रहे हैं. So what is the probability that the 14th card taken out is an ace card? अभी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बताओ. तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52. ये 52 कार्ड्स में कितने कार्ड्स एस होते हैं आपको पता है. ये जो टोटल 52 कार्ड्स है ये दो सूट में बढ़ते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर. रेड कलर वाले में आते हैं हार्ट्स एंड डायमंड्स, ब्लैक कलर वाले में आते हैं स्पेड्स एंड क्लब. इन चारों सूट्स के अंदर ये चारों सूट्स के अंदर एस 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 करके होता है. कितने एस होते हैं टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं. तो अभी 14 नंबर मतलब अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग. पहला कार्ड निकाले डाल दिए अंदर, दूसरा कार्ड निकाले डाल दिए अंदर, ऐसे करके अटेम्प्ट चल रहा है. 14th अटेम्प्ट ये भी तो एक ही कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं ना. यहाँ पे भी अवेलेबल कितने एस कार्ड्स है हमारे पास टोटल 4 एस कार्ड्स है. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी फिर बताओ. तो आपको आंसर आ गया ना. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. चांसेस कितने हैं. 4 हमारे पास चॉइसेस है एस कार्ड के लिए. या तो हार्ट का एस हो सकता है, तो डायमंड का हो सकता है, या तो स्पेड का हो सकता है, तो क्लब का. तो 4 वेज आउट ऑफ द टोटल 52 वेज दैट इज 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड एस का निकालना है. तो 4 वेज आउट ऑफ द 52 ये हो जाएगा 1/13. तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी है. क्लियर है बात. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो 102 क्वेश्चन. इसमें ए एंड बी देखे रखा है. विच आर द टू इवेंट्स सच दैट P of A is known, P of B is known, P of A intersection B is known, then what is P of A union B का complement. A union B का complement का probability निकालना है. आप लोगों को तो पता ही है P of A union B का complement कैसे आता. 1 minus P of A union B करके आता. एंड P of A union B कैसे आता है हमें फॉर्मूला पता है इसका. क्या होता है ये होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B, isn't it? और रिक्वायर्ड वैल्यूज हमें दे के रखे. P of A है हमारा 0.5, P of B है हमारा 0.6, P of A इंटरसेक्शन B है 0.4. तो ये कितना हो गया 1.1 माइनस 0.4 कितना आता 0.7. और हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है बात. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन इट इज. देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C whose probabilities of solving the problem are half, 3/4 and 1/4 respectively. मतलब P of A क्या है half है, P of B क्या है 3/4 है and P of C क्या है 1/4 है. ये क्या probabilities है. प्रॉब्लम सॉल्व की probabilities है. what is the probability that question पूछ रहा है आगे. what is the probability that the problem will be solved if they all solve the problem independently. तीनों अपना अपने 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 ओर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई किसके ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला क्वेश्चन है. बट यहाँ पे हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व व्हेन ऑल थ्री टुगेदर सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अभी ये कैसे सॉल्व होगा. किसी एक ने भी सॉल्व किया तो प्रॉब्लम सॉल्व होने जैसे हो गया ना. तो ऐसे अप्रोच में हम क्या करेंगे. ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा पता है. ये हम रिवर्स वाला अप्रोच पता करेंगे. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी हाफ. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी दैट ए वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी 3/4 है ये P of B. तो P of B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी 1 minus 3/4 दैट इज 1/4. P of C कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी 1 minus 1/4 दैट इज 3/4. तो अभी मैं बोलूंगी कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम नॉट सॉल्व क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट. क्यों मैंने इनटू लिया यहाँ पे. एक्चुअली ये अनसॉल्व रहेगा जब तीनों भी अनसॉल्व करेंगे यहाँ पे.
है ना, ये चीज आएगी। बट ये इंटरसेक्शन का मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ना इंडिपेंडेंट है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो अभी ये निकाल लो फिर, ये हाफ इंटू 1/4 इंटू 3/4 कितना होता, 3 ये 4 4 16, 16 2 32। ये आया हमारा प्रॉब्लम नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी। बट हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना था ना, हमें क्या करना था, प्रॉब्लम सॉल्व करना था। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बताओ तो जरा, रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा, इसका 1 माइनस रहेगा, 1 माइनस 3/32 कितना रहेगा, 32 माइनस 3 कितना होता, 29, 29/32। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, यस इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आया ना ये अप्रोच कैसा है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन क्या है कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अभी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा या तो किसी एक बंदे ने भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, हमें सिर्फ पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी पता है। तो हमें इंटरसेक्शन का कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो हम इसका अगर रिवर्स में जाते तो आसान सा सॉल्यूशन हो जाता, कि हम लोग पहले बोल रहे थे कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। अभी वो नॉट सॉल्व कब रहेगा, जब तीनों ने मिलके नहीं सॉल्व किया उसको, मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इतना तो समझा था ना आपको ये। अभी इसका प्रोबेबिलिटी मैंने प्रोडक्ट में क्यों लिखा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, वो निकाल लिया, नॉट सॉल्व का 1 माइनस किया तो हमें मिल गई सॉल्व की प्रोबेबिलिटी जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये प्रॉब्लम को ऐसे ही अप्रोच करो, आसान है। ये ऐसा वाला प्रॉब्लम प्रीवियस पेपर में भी सॉल्व कर चुकी हूँ मैं आपके लिए। तो ये थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम कैसा, इसका अप्रोच ध्यान में रखो। अगर आ गया फिर से तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से, है ना। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 104 क्वेश्चन पे। देयर इज अ पेयर ऑफ डाइस विच इज रोल्ड, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड बोला है। ठीक है, दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाइस लैंड्स ऑन अ हायर वैल्यू देन डज द फर्स्ट, मतलब सेकेंड डाइस के ऊपर का नंबर ज्यादा होना फर्स्ट डाइस के ऊपर से। मतलब आपको पता है ना सैंपल स्पेस क्या रहेगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस में 36 पॉइंट्स आएंगे, तो इसमें 6 इंटू 6 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे 36। ठीक है, अभी इसमें से हमें इवेंट ई बना लेते, ई इज अ रिक्वायर्ड इवेंट, ई इज अ रिक्वायर्ड इवेंट। अभी रिक्वायर्ड का मतलब क्या, क्या मुझे चाहिए, सेकेंड डाइस के ऊपर का नंबर बड़ा चाहिए देन द फर्स्ट। तो ई में क्या क्या आएंगे एक बार बताओ तो मुझे, सेकेंड का बड़ा चाहिए तो 1,2 आएगा, 1,1 नहीं आ सकता, फिर 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा एंड 1,6 आएगा। सेकेंड नंबर की लाइन में से 2,1, 2,2 नहीं आएगा, 2,3 से आएगा, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। एंड थर्ड की लाइन से 3 तक नहीं आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा। 4 की लाइन से 4 तक नहीं आएगा, 4,5, 4,6 आएगा। 5 की लाइन से 5,6 आएगा एंड 6 की लाइन से 6,6 ही आता है, 6 के आगे वाला आता ही नहीं ना, हमें 6,6 ही लास्ट है। तो यही हमारा फाइनल है कि नहीं, यही हमारा क्या है, फाइनल है। तो अभी मुझे बताओ ये टोटल कितने हैं, काउंट कर लो ये कितने हैं हमारे। देखो पहले केस में आ रहे 5, ये 4, 9, 9 और ये 6, 15। तो नंबर ऑफ ई कितना है यहाँ पे, 15। तो हमें निकालनी है अभी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते, पी ऑफ ई रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई हमें मिला 15 और टोटल है 36। तो 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। तो इसका आंसर आ रहा 5:12, जिसको हम बोलेंगे 5/12, है ना, 5:12 क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105। देयर इज अ फेयर कॉइन व्हिच इज टॉस्ड एंड एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड, मतलब एक कॉइन है एंड एक डाइस है, इन दोनों को रोल किया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए 2 और 4 और 6 along with head, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, 2 हेड, और का मतलब प्लस, या तो 4 हेड, या तो हमें क्या चाहिए 6 हेड। अभी आप लोगों को पता है कॉइन के एक्सपेरिमेंट में आते हैं 2 सैंपल पॉइंट्स, डाइस के एक्सपेरिमेंट में आते हैं 6 सैंपल पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ एस मुझे बताओ तो जरा, 2 इंटू 6 कितना होता, 12 सैंपल पॉइंट्स होता। सैंपल पॉइंट्स मतलब सैंपल स्पेस, ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स है, टोटल 12। अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए, ये तीन चाहिए ना। तो ये तीनों की मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। 2 एच मिलने के लिए क्या चांसेस है, 2 हमें कैसे आएगा, 1 आउट ऑफ 6, एच कैसे आएगा 1 आउट ऑफ 2, या तो 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 2, या तो 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 2। ये समझ में आया ना आपको, ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने 2 एच कैसे आएगा 1 आउट ऑफ 2 फॉर, सॉरी ये 2 जो आएगा डाइस में 1 आउट ऑफ 2 चांसेस है ना, एच आने के लिए 1 आउट ऑफ 2 फॉर कॉइन। ये सबके लिए तो एक 1 बाई, डाइस के लिए 1/6 आएगा और कॉइन के लिए 1/2 आएगा। ये तो इतना समझ में आया ना, ये और है ना, तो तीनों केस का हमें एडिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3 टाइम्स ऑफ 1/6 इंटू 1/2 है कि नहीं। तो ये क्या है फिर, 3 1 जा, 3 2 जा, तो ये आ रहा हमारा आंसर 1/4। कितना आ रहा आंसर, 1/4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या है,
1/4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूं फिर से एक बार, ऑप्शन सी था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 106, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ ए बी एंड सी आर द 3 इवेंट्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 ऑफ दीज इवेंट्स ऑकर टुगेदर। 3 इवेंट में से 2 इवेंट्स होने का प्रोबेबिलिटी का हम एक स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। आसान सा सवाल है, देखो ए बी सी है ना, 3 इवेंट्स, मुझे कोई तो दो दो चाहिए करके, एटलीस्ट 2, तीनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला ना, या तो 2 इवेंट्स होना या तो तीनों के तीनों, मतलब ए इंटरसेक्शन बी सी नहीं चाहिए, या तो ये हो सकता है ए इंटरसेक्शन सी बी नहीं चाहिए, या तो हम बोलेंगे ये ए इंटरसेक्शन ए नहीं चाहिए बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। समझ में है ना, एक एक जन को एक एक में नेग्लेक्ट किया, सी को नेग्लेक्ट किया पहले कॉम्बिनेशन में, बी को नेग्लेक्ट किया सेकंड कॉम्बिनेशन में, ए को नेग्लेक्ट किया थर्ड कॉम्बिनेशन में। या तो मुझे चाहिए, या तो मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट ऑल 3 ऑकर का चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए। पहले मैंने दो दो ऑकर का बनाया, ये दो 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 ऑकर का बनाया मैंने, फिर ये ऑल 3 ऑकर का मैंने बनाया, तो ये हमारा है आंसर। अभी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखो इसको, कैसे लिख के देंगे, देखो आप लोगों ने पढ़ के रखा ना, देखो बेसिक चीज पढ़ा है कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखती हूँ, इसका मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये समझते हो कि नहीं आप? तो अभी मुझे बताओ ये स्टेटमेंट में, यहाँ पे इसके अंदर ये कैसा स्टेटमेंट बन रहा, देखो मैं लिखती हूँ आपके लिए यहाँ पे। अभी ये प्रोबेबिलिटी में लिखूंगी, मैं ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को निकालो। फिर ये दूसरा इसका बताओ, तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से किसको निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को निकालो। अभी तीसरा बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में से किसको निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को निकालो। और बचा हुआ अपना थर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी इसका आंसर देखो, दिस प्लस दिस, है ना, ये तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन, और ये देखो ये -1 -1 -1 -3 +1 -2 आएगा ना, -2 आएगा ना, -2 टाइम्स, तो ये हमारा सी जो आंसर है ये सही आंसर है इसका। समझ रहे हो ना आप, सी जो हमारा आंसर है ये क्या है, सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आपको बात, सी का आंसर सही है हमारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी हियर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स होने का, समझ में आया ना आपको, इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 क्वेश्चन है ये, सॉरी यहाँ पे नंबर मैं गलती से मिस कर दी, ये 107 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। अभी वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट है, बोल रहा है इंडिपेंडेंट मतलब उन पे कुछ डिपेंडेंस है ही नहीं, मतलब वो रिलेटेड है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। आंख बंद करके लगाओ आंसर, क्योंकि जब रिलेटेड ही नहीं है तो फिर रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो 0 ही होना है। आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे आता है, प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके आता है। और ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स क्या होते हैं, दीज आर द स्लोप्स, है ना, काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्लोप्स ऑफ द लाइन। जब लाइन ही एग्जिस्ट नहीं है, दोनों रिलेटेड ही नहीं है, कुछ लाइन उनमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गई ना बात, तो क्लियर है ना ये पॉइंट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी से अगेन, देखो यहाँ पे देखे रखे 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, एंड दे आर सच दैट पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू देखे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखे रखा है, एंड बोला है कि पी ऑफ बी इज लेस देन पी ऑफ ए, देन व्हाट इज पी ऑफ बी इक्वल टू। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको नोट करनी थी कि ये इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंस है, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकते करके बताया है। और क्या देखे रखा, पी ऑफ ए यूनियन बी देखे रखा ना, उसका मीनिंग लिख लो, उसका फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा 2/3, पी ऑफ ए को पी ऑफ ए ही लिखो, पी ऑफ बी को क्या लिखो, पी ऑफ बी लिखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पहले वैल्यू तो लगा लो, कितना है 1/6, तो इससे हमें एडिशन मिल रहा है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी का, कितना मिल रहा है बताओ तो, 2/3 प्लस 1/6 कितना होगा, इसका एलसीएम 6 है, तो ये 4 + 1 5/6 होगा। और हम लोग को और एक चीज पता है ना, यहाँ पे देखो ये चीज पता है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम लोग को पता था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी है, जो कि अभी कितना है 1/6। मतलब मैं यहाँ पे गेसिंग मार सकती हूँ अभी कि ये क्या होने के चांसेस है। 1/6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/3 लिखेंगे। और हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू क्या थी, 5/6 ना, मतलब देखो ये 1/2 प्लस 1/3 लिखूंगी मैं, तो ये 5/6 आ रहा,
मतलब यहाँ पे अभी आपको पता ये करना है कि पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ बी क्या है। पी ऑफ ए अपना क्या है, छोटा है पी ऑफ बी से, तो आपको पता है ना। देखो पी ऑफ ए क्या है, अच्छा देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि पी ऑफ बी इज लेस देन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ बी हमें क्या चाहिए, लेस देन पी ऑफ ए। तो इन दोनों में से किसको क्या चूज करोगे, 1/3 को आप पी ऑफ बी चूज करोगे ना, बिकॉज 1/3 इज लेस देन 1/2। तो पी ऑफ बी हम क्या लेंगे, 1/3 लेंगे, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन वेरीफाई कर लिए कि ये प्रोडक्ट जो है 1/6 आ रहा और इनका सम जो है 5/6 आ रहा। तो हमें पी ऑफ बी क्या लेना चाहिए, हमें पी ऑफ बी लेना चाहिए 1/3 लेना चाहिए पी ऑफ बी को। क्लियर है क्या, तो इसका आंसर आना है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सम को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे रुक के चेक करना होगा ना, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या है वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। एक्स बार दे के रखा है 50 फॉर n इज इक्वल टू 100 ऑब्जर्वेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एस डी की वैल्यू दे के रखी है 10। अभी बोला है, आगे बोल रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 4। 5 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, एंड उसको डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या ढूंढना है अभी, न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन को ढूंढना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से हमें इसको अप्रोच करना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है, ये जो मीन एक्स बार होता है, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में प्लस के या तो माइनस के करते हो तो मीन भी उतना अमाउंट से चेंज होता। नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मतलब आप ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सर्टेन नंबर करते हो तो मीन भी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सर्टेन नंबर होता है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नोटिस ये करना है कि हमें नया मीन क्या रहेगा। नया मीन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता दूं आपको, नया मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो इसका जो न्यू मीन रहेगा, न्यू मीन क्या रहेगा, न्यू मीन वुड बी द ओरिजिनल मीन -5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ओरिजिनल मीन कितना है, यहाँ पे ओरिजिनल मीन कितना है, 50 है। 50 माइनस 5/4 कितना आएगा, 45/4 कितना आता है ये, 45/4, 45/4 है, 4 1 4, फिर 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 11.25 कितने ऑप्शंस में, अच्छा दो में। अभी हम लोग को सिग्मा भी ढूंढना है। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिनल का 10 था, हमें न्यू का कैसे मिलेगा। देखो डिवाइड बाय 4 ये इफेक्ट करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मतलब अगर हम ऑब्जर्वेशन को डिवाइड या तो मल्टीप्लाई बाय सर्टेन नंबर करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो चेंज होता है बाय दैट नंबर। तो इसका जो न्यू डेविएशन रहेगा, न्यू सिग्मा क्या रहेगा, द ओल्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 4। ओल्ड सिग्मा कितना है, 10, 10 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 2.5। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया क्या, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब है प्लस के माइनस के होना, और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल का मतलब है इनटू के डिवाइड बाय के होना। तो ये जो सिग्मा है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इनटू के डिवाइड बाय के। ओके, बट जो हमारा मीन होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन दी ओरिजिन ऑल्सो, मतलब प्लस के माइनस के से भी इफेक्ट करता है और इंटू डिवाइड से भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो बात आपको यहाँ पे दिमाग में रिवाइज करनी थी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 110। If two fair dice are rolled, then what is the conditional probability that first dice lands on 6 given that the sum of the numbers on the dice is 8? अभी यहाँ पे क्या है, दो डाइस को थ्रो किया गया है, हमें यहाँ पे तो दो इवेंट दिख रहे, एक इवेंट दिख रहा है कि फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन 6। ठीक है, तो मैं एक इवेंट ए बना लेती हूँ, फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन 6। और जो हमारा दूसरा इवेंट है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस 8, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 8 चाहिए। तो ये दो है, अभी निकालना क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाइस लैंड्स ऑन 6 गिवन दैट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है गिवन बी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और ये हमें कैसे मिलता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी करके मिलता। तो ढूंढते फिर काम करते इसके लिए। इवेंट ए मैंने आपको बता दिया, इवेंट ए में क्या आएंगे बताओ तो जरा, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट डाइस शुड लैंड ऑन 6, फर्स्ट डाइस लैंड ऑन 6 मतलब 6,1 6,2, इन सब में फर्स्ट डाइस क्या होती है, लैंड ऑन 6 होती है ना। सेकंड डाइस पे होगी तो मतलब नहीं है, चलेगा वो भी, है ना।
बट फर्स्ट डाइस तो हमें लैंड ऑन 6 चाहिए, तो ये टोटल 6 है ना। अभी देखो एन ऑफ बी कैसे बनाओगे, एन ऑफ बी में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स 8 चाहिए। अभी इसको मैं पूरे सैंपल स्पेस में जाने की जरूरत है क्या, जरूरत है, क्योंकि हमें एन ऑफ बी चाहिए। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू, मैं बता देती हूँ पहले b में क्या क्या आएंगे, हमें सम क्या चाहिए 8 चाहिए, तो सम 8 कैसे कैसे होगी, पहले लाइन में तो 1 + 6 मैक्सिमम सम 7 होती है, नहीं आएगी। दूसरे लाइन में 2, 6 की सम 8 होती है। तीसरे में कैसे होती है, 3, 4 7 होता है ना, 3, 5 होता है ना, ये मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूँ 6, 2, 5, 3। और सेकंड में 4, 4, थर्ड लाइन अपना फोर्थ की लाइन में 4, 4 से सम 8 होती है। और कुछ ऑप्शन बच गया क्या, पहले लाइन सेकंड लाइन में 2, 6, थर्ड की लाइन में 3, 5 से सम 8 होती है, फोर्थ की लाइन में 4, 4 से, फिर उसके बाद फिफ्थ की लाइन में 5, 3 से, और सिक्स की लाइन में 6, 2 से, बस इतने ही आएंगे। तो अभी हम लगाएंगे आंसर्स। ठीक है, हमारे पास एन ऑफ बी मिल गया कितना, 1 2 3 4 5, कितना 5। तो अभी आपको देखो हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी करके इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस को कटना ही है ना कैसे भी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अभी ए इंटरसेक्शन बी में से इसको उठाओ ना, जो इंटरसेक्शन में आएगा, ये 6, 2 जो है ना, इसमें भी आएगा ना, अपने इसमें ए में भी आएगा, तो उसमें कितने हैं, फिर एक है, एक बंदा है, अपॉन एन ऑफ बी में कितने बंदे, 5 है, तो इसका आंसर हो ही गया भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आसान था, मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्लियर है कि आपको अगर समझ में आया तो आप चुटकियों में कर सकते हो ये सब। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 111। टू सिमेट्रिक डाइस flipped with each dice having two sides painted red, two painted black, one painted yellow, and other painted white. What is the probability that both land on the same color? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो डाइस है, कितने हैं, दो डाइस है, ये दो डाइस को किस तरह से पेंट किया गया है वो बता रहा है कि इसमें दो फेसेस है रेड, दो फेसेस है ब्लैक, एक है येलो, एक है व्हाइट। ठीक है, ऐसे टोटल 6 फेसेस को पेंट किया गया है। देखो एक येलो था और एक व्हाइट था, दो ब्लैक दो रेड। अभी उन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों डाइस को सेम कलर पे लैंड होना है। अभी सेम कलर पे लैंड होना है मतलब यहाँ पे चॉइसेस है ना, दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ब्लैक हो सकते हैं, तो दोनों येलो या तो दोनों व्हाइट। तो अभी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखने जा रही हूँ, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है ये, रिक्वायर्ड आंसर लिख लेते हैं डायरेक्टली हम। दोनों डाइस को हमें शो करना है ना, दोनों के फेसेस को। अभी पहला फेस अगर रेड आना है तो उसको दो रेड है आउट ऑफ 6, पहला पहला डाइस के लिए, दूसरे डाइस के लिए भी तो वही चीज है। देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ये फर्स्ट डाइस के लिए लिख रही हूँ, ये सेकंड डाइस के लिए लिख रही हूँ। सिमिलरली और कैसे हो सकता है, तो दोनों ब्लैक फॉर बोथ द स्लैब, बोथ द डाइस, डाइस नंबर 1 एंड डाइस नंबर 2। समझ में आ रहा है ना आपको, या तो कैसे होगा, येलो 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 होगा, या तो दोनों येलो, दोनों येलो होना है मतलब एक येलो 1/6 1/6, ये फर्स्ट डाइस के लिए, ये सेकंड डाइस के लिए। दोनों को व्हाइट व्हाइट होना है, दोनों को रेड होना है, तो दो दो क्यों लिखा मैंने, 2/6 क्यों लिखा, क्योंकि दो रेड के दो फेसेस है ना, दो में से कोई भी एक फेस आ सकता है रेड करके। सिमिलरली ब्लैक के लिए भी मैंने 2/6 क्यों लिखा, क्योंकि दो ब्लैक है, ब्लैक में से कोई भी एक आ सकता है। अभी एक येलो के लिए एक ही अवेलेबल है ना येलो, तो इसमें भी फर्स्ट डाइस में भी येलो आना, सेकंड डाइस में भी येलो आना, या तो बताओ तो व्हाइट का भी वही होगा, 1/6 इंटू 1/6, ये फर्स्ट डाइस का, ये सेकंड डाइस का। समझ में आया ना, बस इसका आंसर निकालो, ये कितना आएगा, 2 2 4, 4/36, ये 4/36, ये 1/36, ये 1/36, तो टोटल एडिशन 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10/36 आ रहा, 10/36 आ रहा, जिसको हम लिख सकते हैं 5/2, 1 जा 2 8 जा 5/18 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5/18। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 112 क्वेश्चन पे। देयर आर n सॉक्स इन अ ड्रॉर ऑफ विच 3 सॉक्स आर रेड। टोटल n सॉक्स थे, 3 सॉक्स क्या है, रेड है। 2 of the socks are chosen random and the probability that both selected socks are red. कितने को रैंडमली चूज किया गया है, बोला उसने, दो सॉक्स को चूज किया, मतलब सॉक्स को चूज करने के वेज कितने, NC2 है, दो सॉक्स को चूज किया और वो पता चला कि वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। तो रेड रेड मतलब 3C2 में से चूज करें, मतलब 3C2/NC2 की वैल्यू बता के रखिए, हाफ करके, खत्म हो गई ना बात। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ n बोला है, आसान सवाल था ये।
उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, किसकी प्रोबेबिलिटी दे के रखी है कि सेलेक्टेड सॉक्स आर रेड, कितने रेड अवेलेबल है हमारे पास 3, और कितने सॉक्स हम चूज कर रहे हैं 2, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे रेड सॉक्स रेड सॉक्स को चूज करने की, तो वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे आएगी, 3C2 में से 2 सॉक्स लिए रेड में से, आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल चांसेस NC2, है ना। ये वैल्यू हमें दे के रखी है हाफ, तो इसको कैलकुलेट करो, हाफ इज इक्वल टू 3C2, 3 इंटू 2 अपॉन n इंटू n-1 तक के आएगा ना ये, बिकॉज n-2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, है ना। ये 2 NC2 है तो 2 इंटू 1 भी कट जाएगा, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। n इंटू n-1 क्या दे रहा है आपको, 3 इंटू 4, देखो आंसर यहाँ पे मिल गया। मैं n को क्या बोलूँ बताओ जल्दी से, n को मैं क्या बोलूँ, n को 4 बोल दूँ, खत्म हो गई बात। इसको मुझे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इधर ही दिख क्या रहा है, n अगर 4 रहेगा तो n-1 3 रहेगा, खत्म बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 113th, isn't it? The two cards are chosen at random from a deck of 52 playing cards. What is the probability that both of them have the same value? मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स हम ले रहे हैं, ये दो कार्ड्स की वैल्यू सेम होने का मतलब क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या। देखो आपको पता है ये जो 52 कार्ड्स होते हैं, दीज आर डिवाइडेड एज 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। अभी ये रेड कार्ड्स भी दो सूट्स के होते हैं, 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स, और ये जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स। आपको पता है सेम वैल्यू रहना मतलब हार्ट्स हार्ट, या तो डायमंड डायमंड, या तो स्पेड स्पेड, या तो क्लब क्लब, या तो हम बोल सकते हैं एस एस, किंग किंग, है ना। तो ये सब हर एक सूट में कितने 13 कार्ड है, तो हमें क्या करना है, ये 4 सूट में से ही कोई एक सूट का 2 कार्ड आएगा तो सेम सेम हो जाएगा, है ना। वो भी हमें क्या चाहिए, सेम वैल्यू वाला चाहिए। अगर हमने एस लिया तो एस ही रहना चाहिए, अगर हमने किंग लिया तो किंग रहना चाहिए। तो सेम वैल्यू एग्जैक्टली आने के लिए हमें कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, ये 4C2, 4 सूट में से 2 कार्ड लेंगे, बट हर एक सूट का 13 का पॉसिबिलिटी है, तो ये 13 कार्ड्स का पॉसिबिलिटी अपॉन 52C2। तो इसका इसलिए आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 13 अपॉन 52 इंटू 51। तो रिक्वायर्ड वेज निकाल लो, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हो गया इवेंट का नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये हो गया सैंपल स्पेस। तो ये निकाल लो, ये कितना हो रहा है, 13 1 जा 13 4 जा 4 4, ये कट रहा, ये हमें आ रहा 3/51। 3/51 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 1/17। दैट इज द आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया ना। इसका क्या था, 4C2 इंटू 13, एक सूट में 13 कार्ड्स है और सेम वैल्यू का हमें कार्ड चाहिए, तो 4 सूट में से 2 कार्ड चूज करने जैसा पॉसिबिलिटी, बट एक सूट का 13 कार्ड्स का पॉसिबिलिटी, तो 4C2 इंटू 13 अपॉन 52C2 करके इसका चॉइसेस आएगा। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन ए। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पे बोल के रखा है इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई, मतलब n इज इक्वल टू 8, 5 और 6 मिलना ये क्या है, सक्सेस है। गेटिंग 5 और 6 इज कंसिडर टू बी सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है बताओ तो जरा, या तो 5 मिलना या तो 6 मिलना, और बोला है उन्होंने, क्या बोला है, और मतलब 5 के लिए 1/6 और 6 के लिए 1/6, तो ये हो गया 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी होता है, ये हो जाएगा 2/3। तो ये दे के रखा है, आगे क्या बोल रहा है, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इज रिस्पेक्टिवली गिवन बाय, तो हमें निकालना है एनपी and NPQ की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। NP एंड NPQ हमारे पास एवरीथिंग इज नोन टू अस, है ना। तो निकालो जल्दी से, NP का वैल्यू निकालो। NP हमारा मीन है x बार, है ना, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, गेटिंग सक्सेस और फेलियर लाइक दैट। तो n कितना था हमारा, 8 था, p कितना था हमारा 1/3 था, तो ये आ जा रहा 8/3। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या रहता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या है हमारा, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला है ना हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ NPQ आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ N8, P की वैल्यू है 1/3, Q की वैल्यू है 2/3, तो ये कितना आएगा, 8 2 जा 16 अपॉन 9, दैट इज इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4/3। तो हमें आंसर मिल गया 8/3, 4/3। मीन क्या होना चाहिए, 8/3 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 4/3, तो वो देके रखा है ऑप्शन बी में। क्लियर है ना बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 114th हो गया हमारा। 115th क्वेश्चन देख लो, ए एंड बी आर टू इवेंट्स
सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनका प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। उसी का मतलब होता है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते हैं तो उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या रहता, जीरो रहता है। ये आपने पढ़ के रखा कि नहीं आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोलते हैं। ठीक है, जब उनका इंटरसेक्शन का सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी रहता तो उसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता। ठीक है, अभी क्या क्या देखे रखा, पी ऑफ ए देखे रखा, पी ऑफ बी देखे रखा, और बोला है फाइंड करने के लिए पी ऑफ ए बाई बी। पी ऑफ ए बाई बी कैसे मिलेगा एक बार बताओ, तो ये मिलेगा हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी करके। तो इसके लिए हमें काम करना है, मतलब हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें ये काम आ जाएगा। देखो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाओ, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि देगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी करके। तो ए यूनियन बी हम पहले निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल के रख देते हैं। तो पी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग निकालेंगे, तो ये आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो अभी देखो हमें यहाँ पे पी ऑफ ए पी ऑफ बी पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, नहीं पता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना है हमें। ठीक है, तो देखो काम करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये समझ में आई क्या बात। देखो मैंने ये वैल्यू को लेफ्ट में लिया, इसको राइट में भेजा, तो 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी की। तो ये जो मैंने लिखा, ये मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। और राइट हैंड साइड है हमारे पास पी ऑफ ए जो कि है 0.5, पी ऑफ बी जो कि है 0.6 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये निकाल लो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास इसकी वैल्यू जो है जीरो है ना। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मैंने लेफ्ट में ले लिया, तो ये 1.1 माइनस 1 कितना आएगा 0.1। अभी निकाल लो आंसर, पी ऑफ ए बाई बी का आंसर निकाल लो, 0.1 अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी कितना है 0.6, तो ये हो जाएगा 1/6। दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 116 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द algebraic sum of the deviations of a set of values from their arithmetic mean is always zero। yes, ये बहुत ही सही बात है। आप कभी भी कोई भी डेटा ले लो, समझो मैं ये डेटा पॉइंट्स ले रही हूँ, इसका मीन निकाल लो। इसका मीन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 4। इसका मीन कितना आ रहा है, ये 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14/4, तो ये आ रहा है 7/2। ठीक है, जो कि हो जाता है 3.5। अभी हमें क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए, उसका सम चाहिए। तो डेविएशन क्या क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3.5 माइनस 1.5, 3 माइनस 3.5 माइनस 0.5, 4 माइनस 3.5 प्लस 0.5 एंड 5 माइनस 3.5 प्लस 1.5। तो आप देख रहे हो ना, ये सम हमेशा जीरो रहती है। आप ऐसा कुछ भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, उनका हम लोग सम ऑफ डेविएशंस करेंगे ना, डेविएशंस का हमें सम निकालेंगे ना, ये सम हमेशा क्या रहता है, जीरो आता फॉर एनी डेटा। ठीक है, तो इट इज क्लियर कि पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज ऑलवेज ट्रू। बट जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एक बार वो देख लो, वो बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नो, it will be equal when symmetric distribution there, then mean and median and mode overlap होते एक दूसरे पे, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117 पे। यहाँ पे बोल के रखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6, मतलब r की वैल्यू क्या है 0.6 है, जो कि रिलेशन कोएफिशिएंट है बिटवीन वेरिएबल x एंड y वाला। आगे बोला है द रैंडम वेरिएबल z एंड w आर डिफाइंड एज, z एंड w को कैसे डिफाइन करके दिया है, x प्लस 5 एंड w को डिफाइन करके दिया y/3 करके। ठीक है, नाउ पूछा गया व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन z एंड w। अभी z एंड w का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा पता है, ये जो है ना z कैसे आया, ये चेंज ऑफ ओरिजिन करके आया, चेंज ऑफ ओरिजिन करके आया, और w कैसे आया, चेंज ऑफ स्केल करके आया। ठीक है, तो ये जो r है, r इज इंडिपेंडेंट है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। r इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों पे इंडिपेंडेंट रहता है। तो r की वैल्यू चेंज नहीं होगी, r की वैल्यू z एंड w के लिए भी सेम ही रहेगी, तो r क्या रहेगा 0.6 ही रहेगा, ऑप्शन डी ही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये z और w ये जो वेरिएबल्स हैं, ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से बनाए गए, क्योंकि w को y/3 करके बनाया चेंज ऑफ स्केल करके, और z को
चेंज ऑफ ओरिजिन करके बनाया, बट हमें पता है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, प्लस के माइनस के ऑब्जर्वेशन में करने से या तो इनटू के डिवाइड बाय के करने से ऑब्जर्वेशन में आर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए बोलते हैं कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो इसीलिए आर क्या है, इसका सेम ही रहेगा, जो ओरिजिनल वेरिएबल्स का था उसी वो जेड का और डब्ल्यू का सेम रहेगा। क्लियर है बात। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 117 का आंसर हमें क्या मिला है, आंसर नंबर ऑप्शन डी मिला है हमें। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118, और यहाँ पे देखे रखा है, इफ ऑल द नेचुरल नंबर्स between 1 and 20 are multiplied by 3, then what is the variance of the resulting series? Very good question it is। हमें बताया के रखा है कि ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 होना मतलब चेंज ऑफ स्केल। आपको पता है ये जो सिग्मा जो है इट इज डिपेंडेंट, सिग्मा जो है डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल होता, मतलब हम लोग अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सिग्मा भी चेंज होता, बट अभी सिग्मा नहीं, हमें वेरिएंस की बात करनी, बट हमें तो पता है ना सिग्मा स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस भी क्या होगा, चेंज होगा। अभी हमें क्या करना है, हमें चेंज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 1 to 20 के लिए काम करेंगे, फिर डायरेक्ट ये चेंज ऑफ स्केल का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो पहले तो सबसे पहले 1 to 20 नंबर्स का वेरिएंस हम निकालेंगे। वी शैल फाइंड आउट व्हाट, वैर ऑफ 1 to 20 नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, शॉर्टकट फॉर्मूला नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/12। तो ये है वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो याद कर लो, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है ये। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। ये किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का। ठीक है, अगर सिग्मा चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लेना होगा। ठीक है, इसका रूट लेना होगा सिग्मा के लिए, बट हमें वेरिएंस चाहिए तो ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वैर फॉर 20 नंबर्स। वैर फॉर 20 नंबर्स ये कितना आएगा, n स्क्वायर, n कितना 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, दैट इज 400 माइनस 1 आएगा ना, 400 माइनस 1 399 अपॉन 12। अभी इसको 12 से डिवाइड करो, 12 1 जा 12 3 जा 36, फिर से 39, 12 3 जा 36, फिर से 6 आया ना, तो फिर 12 12 12 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 का 39 का, फिर से 12 3 जा 36 का 3 आया, तो 30 हो जाएगा, फिर 12 2 जा 24, फिर 6 आएगा ना, 12 5 जा, तो ये कितना आ रहा 33.25 आ रहा वेरिएंस। दिस इज द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, बट हमें ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 बोला है, तो जब ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है तो रिक्वायर्ड वेरिएंस जो होता है ये चेंज होगा स्क्वायर से। रिक्वायर्ड वेरिएंस क्या होगा, इट विल बी 3 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ 20 नंबर्स। ठीक है, क्यों 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू वैर होता ना, सिग्मा में वो इंटू 3 होता, बट इधर सिग्मा का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल वेरिएंस को, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 33.25। इसका प्रोडक्ट निकाल लो, इसका प्रोडक्ट आपको आ जाएगा 299.25, ये आप चेक कर सकते हो 299.25, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ये प्रोडक्ट चेक कर लो, 9 इंटू 33.25। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 119th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन अ सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर देन टू द सर्कमफरेंस। मतलब आपको पता है ये सर्कमफरेंस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, इंटीरियर पॉइंट क्लोजर टू द सर्कल चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं, ये जो एरिया, ये जो आर ले सकते हैं ना, रिक्वायर्ड आर, ये क्या ले सकते हैं, r/2 वाला ले सकते हैं। ये जो आर है ना, ये कैपिटल आर हम क्या लेंगे, r/2, तो तभी क्या रहेगा, नियर हो जाएगा वो। तो हमें इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस खत्म बात। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी पाई हाफ टाइम स्क्वायर, है ना, ये इसका पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर करके आएगी। ये टोटल है, ये रिक्वायर्ड है ताकि हमें नजदीक इंटीरियर पॉइंट नजदीक मिले सेंटर के, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। ये क्या है, ये r/2 है, ये r का स्क्वायर है ना, तो ये कितना आएगा, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 आएगा, 1:4 आएगा इसका रेशियो, कितना आएगा 1:4। आसान सा सवाल था ये, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक पॉइंट
अंदर वाला पॉइंट सेंटर के नजदीक आए, तो हमने क्या चूज किए, रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस करके चूज किए। तो जो हमारा इवेंट पॉइंट है वो पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर का स्क्वायर, और जो सैम्पल पॉइंट है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, वेर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जो है आर है, कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ इनर सर्कल है, इनर सर्कल विच इज क्लोजर टू द सेंटर। ठीक है, समझ में आया ना बात। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 120, बट 119 का आंसर एक बार बता देते फिर से, ऑप्शन ए है। 120 क्वेश्चन देख लो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स then what is the probability of occurrence of either event A or event B? either A और B का मतलब क्या होता है, यूनियन ही तो होता है ना। either A और B का मतलब क्या होता है, यूनियन, probability of A union B, खत्म बात। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईदर इवेंट ए और बी, ईदर ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल सी बात थी। तो इससे हमने खत्म किया है हमारा पेपर एनडीए 1 2019। We completely solved the paper NDA 1 2019. You can recheck the solutions. You can also solve yourself the solution and check with my explanation for your correct answer key. And stay tuned with me on my channel. I'll bring the next paper, the 2018 paper solved for you. ठीक है, but do not forget to subscribe to my YouTube channel so that you will get the regular updates regarding the uploads that I'm doing for your preparation towards upcoming NDA written examination.